आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बहुत ही कम वक्त में आप आए। आज हमारे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जनाब शक्ति यादव जी और पार्टी के प्रवक्ता हमारे एजाज अहमद साहब, अरुण यादव जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, ये हमारे प्रवक्ता आरजू खान साहब हैं, मधु मंजरी जी हैं। तो सारे लोग आपके सामने मौजूद हैं। चूँकि ज़रूरत ये पड़ी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं ने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा झूठ बोला पार्टी कार्यालय में बैठ करके। और हद तो ये हो गई कि जब हमारे मीडिया के भाइयों ने उनसे कोई सवाल किया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक तो आपने संविधान का दुरुपयोग करके एक काला कानून लाने का काम किया। उसके बाद लगातार ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिससे बिहार वासियों को, देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कोई अमेंडमेंट के लिए अपना कोई ये नहीं दिया था किसी भी तरह का, बिहार में हो या दिल्ली में हो। तो मैं ये बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, एक साजिश के तहत हमको रोका गया जेपीसी मेंबर बनने से। जेपीसी का जो गठन हुआ, वो उस गठन में, मैं उसके बाकी तथ्य में नहीं जाना चाहता, मैं शॉर्ट में आ रहा हूं। जेपीसी का जब गठन हुआ, उस गठन में जिसके पास 1 सदस्य थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, उनको भी डाला गया उस कमिटी में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पास दोनों सदन मिला करके 9 सदस्य हमारे हैं, लेकिन उनको सदस्य नहीं बनाया गया जेपीसी का। ये जानकर नहीं बनाया गया क्योंकि जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या विचारधारा है। राष्ट्रीय जनता दल अगर जेपीसी में रहता तो शायद इस बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होने देता और जेपीसी के मेंबर की हैसियत से पुरजोर तरीके से हम इस बात को रखते। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने दिल्ली में हमारे राज्यसभा सांसद मनोज झा जेपीसी की कमेटी में जाकर के वहां शामिल हुए और शामिल हो करके उन्होंने अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखा। ये जिसका ये सबूत है, ये देख सकते हैं। ये हमारे मनोज झा जी गए थे वहां, उन्होंने अपने सारी चीजों को उन्होंने रखा जो हमारी पार्टी को जिन जिन बिंदु पर आपत्ति थी, उन सारे बिंदुओं को उन्होंने रखा और मजबूती से रखा। और यही नहीं, पार्लियामेंट में जब बिल पेश हुआ रात के अंधेरे में, मनोज झा जी ने किस मजबूती से हमारी पार्टी के पक्ष को रखा है, वो देश ने देखा है, समाज ने देखा है। मुझे बहुत सफाई देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पटना में जब जेपीसी की मीटिंग हुई तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं, कारी सोहेब एमएलसी, पार्टी की तरफ से मैं यहां शामिल हुआ और अपनी बातों को बहुत ही मजबूती से रखा। जिसका एक तो ये देख लीजिए, मेरा जेपीसी में ये नाम था, मैंने दिया ये कारी सोहेब, ये मेरा नाम है। जो जेपीसी में मैंने आवेदन दिया था मेरी पार्टी ने कि हमारे तरफ से एक मेंबर जाना चाहते हैं, तो पार्टी उस जेपीसी ने बुलाया और मैं उसमें शामिल हुआ। मेरा नाम इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने पूरा तकरीबन इतनी मोटी पूरी ये एक तरह से ये पूरा है जिसको मैंने जमा किया था, सारी चीजें इसमें कि किस तरह से आर्टिकल 26 का वायलेशन करके किस तरह से इस कानून को पास किया गया है। 26 का वायलेशन करके सारे चीजों को डाला गया है, किस तरह से सारी चीजों को मैंने रखा। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी पार्टी का लेटर पैड था और इन चीजों को मैंने जेपीसी में वहां पेश किया था। सारे बिंदु यहां मौजूद है, एक एक करके आप इसको चाहेंगे तो देख सकते हैं। अब बताइए मुझे कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के लोग झूठ बोल रहे हैं, अरे झूठ भी बोल रहे हो तो कम से कम अमित शाह जी, मोदी जी की तरह बोलो, इतना हल्का झूठ क्यों बोलते हो? अब आप बताइए मुझे कि इन लोगों ने जो कहा कि मैंने ये चीज दिया और मानी गई बात, वो लेटर दिखाए जदयू कि आपने कब दिया, किसको दिया और माना गया, तो उसका जवाब आपके पास कब आया कि हमने आप इन चीजों को मान लिया है। आप देखिए कि पूरे देश के सभी विपक्षी दल और जिनकी जमीन है, स्टेक होल्डर, पूरे देश के सभी स्टेक होल्डर जो है इस बिल के पूरी तरह से खिलाफ थे, लेकिन जबरदस्ती थोपा गया। मैं जेपीसी में की मीटिंग में मौजूद था, मैंने अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखा। यही नहीं, जेपीसी की मीटिंग में जाने से पहले हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने मुझे 3 बार फोन किया कि पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखिएगा, और मैंने रखा। आप जाके पूछ सकते हैं सभी सदस्य से वहां। बल्कि उस जेपीसी की मीटिंग में जदयू का कोई नुमाइंदा, जेपीसी के जो मेंबर हैं वो भी वहां मौजूद नहीं थे। जदयू का कोई नहीं मौजूद था, जो मेंबर है वो भी भागे हुए थे।
और ये लोग बात कर रहे हैं लंबी लंबी। मैंने अपनी बातों को मजबूती से रखा, बल्कि आप पता कर सकते हैं उस मीटिंग में जितने भी लोग थे उसमें सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने रखा, और यही वजह है कि काफी हंगामा भी हो गया था। कई माननीय सदस्य खड़े होकर के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में खड़े भी हुए और काफी हंगामा हुआ। वहां मीडिया के लोग या जो भी लोग बाहर रहे होंगे उनको पता है, और फिर बाहर निकल करके मैंने मीडिया को भी बयान दिया था। तो इस तरह से ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं आज समझा कि आपको बुला के मैं बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल में जेपीसी में जाकर के पूरी मजबूती से दिल्ली में मनोज झा जी ने, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बिहार में मैंने जाकर के मजबूती से सारी चीजों को रखा था। और इस बिल के खिलाफ मेरी पार्टी पहले दिन से है, थी और रहेगी। अब आ जाइए आप ये समझिए कि ये बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर में मान लिया गया है। कहां मान लिया गया बात? ये तो और खतरनाक बना दिया गया है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, वक्फ बाय यूजर में इन्होंने कहा कि जिस पर विवाद होगा वो कोर्ट में जाएंगे, उस पर वक्फ बाय यूजर लागू नहीं होता है। अब बताइए कि तकरीबन बिहार में कम से कम, मिनिमम की बात कर रहा हूं, 45 से 50 हजार कब्रिस्तान हैं, जिसमें से मात्र 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। उसमें 9,000 में से भी सिर्फ 862 कब्रिस्तान ही रजिस्टर हो सके हैं। 113 साल में आपने सिर्फ 862 कब्रिस्तान रजिस्टर्ड किया है, जबकि सारे लोग, समाज के लोग, अधिकारी लोग, सब लोग इतना बड़े पैमाने पर लगे तब। अब बताइए कि ये 6 महीने में या साल भर में जो इनका कब्रिस्तान घेराबंदी हो चुका है, क्या वो रजिस्टर्ड हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरी बात कि इनका और खतरनाक वक्फ बाय यूजर और ज्यादा खतरनाक पहले से इसलिए हो गया कि जो कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हो चुका है, अगर उस कब्रिस्तान के किसी एक कोने में, एक हिस्से में भी अगर विवाद है तो वो मेरे हाथ से गई। इसलिए गई कि भाई मुजरिम भी हम ही और कातिल भी हम ही, मुंसिफ भी और कातिल भी दोनों, ऐसा नहीं हो सकता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह साफ लिखा हुआ है कि पूरे देश में वक्फ की जो जमीन है उसका सबसे ज्यादा इंक्रोच जो है वो सरकार ने किया हुआ है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो अब बताइए कि उसका फैसला जो गवर्नमेंट इंक्रोच किए हुई है, जिस पर विवाद है, जिस पर केस चल रहा है, उस इंक्रोच को कौन हटाएगा? डीएम या डीएम के ऊपर के अधिकारी निर्णय करेंगे। अब वो खुद कब्जा किए हुए हैं और वो खुद कहेंगे कि हमने गलत कब्जा किया, वो मैं छोड़ रहा हूं। इतने सालों से जो सरकार उसको नहीं छोड़ा सकी, उसका इंसाफ नहीं दे सकी, उसका फैसला नहीं दे सकी, ट्रिब्यूनल को आपने पूरी तरह से खत्म ही कर दिया है। तो ये सरासर नाइंसाफी है, ये झूठ है, ये आईवॉश किया जा रहा है कि हमने इस कानून को बदलवा दिया और ये किया और वो किया, बल्कि वक्फ बाय यूजर और ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब ये कहते हैं बार बार कि हमने दंगा रुकवा दिया। मैं जो दंगा को आप 18 में बिहार में कुल सांप्रदायिक घटनाएं 167 थी, जो पूरे देश का 33% है। पूरे देश में जितना दंगा हुआ उसका 33% अकेला बिहार में हुआ। 2019 में 135 सांप्रदायिक घटनाएं हुई, जो पूरे देश का 31% है। 2020 में बिहार में कुल सांप्रदायिक हिंसा घटनाएं 117 थी, जो देश भर की सांप्रदायिक हिंसा का 14% है। 2021 में बिहार में कुल सांप्रदायिक हिंसा के मामले 51 थे, जो देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के 13% है। 2022 में कुल सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 60 थे, जो देश भर के जितने हुए उसमें 22% है। कहने का मतलब यह है कि देश को पूरी तरह से आग की भट्टी में झोंका जा रहा है। ये एक हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की एक बड़ी साजिश हो रही है। सब लोग समझ रहे हैं। जो भी आदमी संविधान पर थोड़ा भी भरोसा करता है वो इस बिल के खिलाफ है। ये बिल पूरी तरह से काला कानून है और इसको राष्ट्रीय जनता दल किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता है। पार्टी के नेता ये कह रहे थे, एक एमएलसी साहब हैं, वो कह रहे थे कि अमित शाह जी ने समझा दिया है। अरे आपको अमित शाह पर भरोसा है, लेकिन अपने उलमाओं पर, अपने संगठन पर, अपने अंतरात्मा पर आपको भरोसा नहीं है।
तो इन्हीं बातों के लिए मैं मुख्य तौर पर आपको मैंने बुलाया था। और एक अहम बात, ये जो बिल आने के बाद एक साइड इफेक्ट शुरू हो गया। यूपी में तो जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। पूरे देश के वक्फ संपत्ति पर जब भी हमला होगा, इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार जी होंगे। नीतीश कुमार जी कभी सेकुलर नहीं रहे, वो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े रहे, क्योंकि 2014 से पहले इस तरह का कोई बिल आया नहीं था। लेकिन जब एक विशेष समुदाय को टारगेट करने वाला बिल जब भी आया, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो 3 तलाक बिल का मामला हो जो हमारे मजहबी मामले में दखलंदाजी की गई, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, सीएए का मामला हो, जबरदस्त तरीके से इन्होंने उसका समर्थन किया। उस बिल को पास होने में आप किस बात के सेकुलरिज्म की बात करते हैं? बिहार के लोग ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने इन बिलों का समर्थन क्यों किया? और हद तो जब हो गई जब हमारे मस्जिद, मदरसे, खानकाहों पर और हमारे इदारों पर हमला करने वाला बिल आया, तो आपने उसका खुल के समर्थन ही नहीं किया, बल्कि उसकी दलील में आपने मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इसलिए इसको कभी माफ नहीं करेगा। नीतीश कुमार ने कभी सेकुलर थे, न हैं, न रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने हमेशा कॉमनल एजेंडे का समर्थन किया। आपसे यह सवाल नहीं किया जा रहा है कि आपने क्या काम किया, नहीं किया। काम तो होता है, होता रहा है। काम जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है, राबड़ी जी ने किया है, वो कोई नहीं कर सकता है। चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी का हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इसको शुरुआत की थी। इसी तरह से चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड के जो कब्जा की हुई जमीन है, उस पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जितने भी डक बंगला हो या अगल बगल जो भी जो वक्त की संपत्ति है, उस पर जो लोग कब्जा किए हुए हैं उनको छोड़ाना होगा, उन कब्जे से आजाद कराना होगा। तो अब देखिए मोतिहारी में, ये आप देख सकते हैं, पकड़िए, ये देखिए, ये मोतिहारी में किस तरह से एक वक्फ की जमीन को कब्जा करने के लिए अपराधी लोग पहुंचे। 2 तारीख को बिल पास होता है और 4 तारीख को अपराधी लोग मोतिहारी में उस वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचे। ये 4 अप्रैल को बड़ा बरियारपुर में दबंगों द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन को नाजायज तरीके से कब्जा करने के मंसूबे के साथ जब ये लोग उतरे, तो वक्फ कमेटी के अध्यक्ष सैयद मुबीन अहमद और नूर मोहम्मद वक्फ स्टेट के मुतवल्ली की सूझबूझ की वजह से सारे लोग वहां जमा हुए, भारी तादाद में जमा हुए और पुलिस बल आई। अफसोस की बात यह है कि सीओ और थाने आए वहां पर लोगों के कहने पर, लेकिन उन अपराधियों को यह कह के छोड़ दिया गया कि आइंदा आप ऐसा काम नहीं करेंगे। किसी मर्डरर को कहा जाएगा कि तुमको कोई सजा नहीं दे रहे हैं, आइंदा तुम मर्डर नहीं करोगे, तो वो मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा। तो यकीन